तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म लियो के बारे में। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसकी स्टोरी काफी हटके है और फिल्मों से, शायद ही ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी हो। और इसी फिल्म की स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसी तरह की मूवीज आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देर न करते हुए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें 5 गुंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक कलेक्टर को उसके घर पर ही किडनैप करके रखा होता है। यहाँ पर ये गुंडे काफी खतरनाक होते हैं और इनमें से एक गुंडा जो होता है वो एक सीरियल किलर होता है। अब ये लोग सभी मिलकर उस कलेक्टर को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। फिर वहीं दूसरे कमरे में हम एक बच्ची को देख पाते हैं। फिर वो सीरियल किलर उस बच्ची के कमरे में चला जाता है और अंदर से कमरे को लॉक कर लेता है और ये बच्ची उस कलेक्टर की बेटी होती है। अब उस सीरियल किलर ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, जाहिर है उसने उसको भी मार दिया होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शिमला में, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक खूंखार हाइना को और इसे लकड़बग्गा भी कहते हैं। वो वहाँ बेकाबू हो जाता है और वहाँ के लोगों की जान लेने लगता है और ये खबर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दी जाती है और पुलिस वहाँ आकर लोगों को हाइना से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वो लोग हाइना को पकड़ नहीं पाते और फिर इसी बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर जोशी अपने दोस्त पार्थी को बुलाता है। पार्थी जो होता है वही विजय थलपति है। अब पार्थी अपने बेटे सिद्धू को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अपने बेटे को वहीं रुकने की बोलता है। पार्थी अपने दोस्त जोशी से एक ट्रैंगुलाइजर तैयार करने की बोलता है। ट्रैंगुलाइजर यहाँ एक बेहोशी का इंजेक्शन होता है जिससे हाइना बेहोश हो जाएगा। अब हाइना बच्चों के स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर पार्थी जल्दी से स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को क्लास में भिजवा देता है और अंदर से क्लासेस को लॉक करवा देता है। फिर हाइना भी स्कूल के अंदर आ जाता है। फिर पार्थी कुछ पटाखों की मदद से हाइना को भगाने की कोशिश करता है मगर हाइना वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। फिर तभी बाथरूम से 3 बच्चियां निकल कर आने लगती हैं और वो बच्चियां हाइना को देखकर काफी डर जाती हैं और हाइना उन पर हमला करने के लिए भागने लगता है। यहाँ पार्थी ट्रैंगुलाइजर लेकर उन बच्चियों को बचाने भागता है और फिर हाइना से पार्थी का काफी तगड़ा वाला मुकाबला होता है। फिर आखिर में पार्थी ट्रैंगुलाइजर की मदद से हाइना को बेहोश कर देता है और यहाँ पर ये लड़ाई काफी दिलचस्प थी। यहाँ पार्थी की व्हाइट शर्ट हाइना से लड़ते खराब हो गई थी। दरअसल ये शर्ट पार्थी की पत्नी ने उसको एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट के तौर पर दी थी। वैसे भी आज उन दोनों की एनिवर्सरी थी जिससे उसकी पत्नी सत्या उस पर गुस्सा करती है क्योंकि व्हाइट शर्ट उसने उसको आज एनिवर्सरी पर पहनने के लिए दी थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, पार्थी जो है एक कॉफी कैफे चलाता है और इसकी एक छोटी सी स्वीट एंड सिंपल सी फैमिली है। इस फैमिली में पार्थी की पत्नी सत्या और एक बेटा सिद्धू और एक बेटी चिंटू है और ये सब बड़े प्यार से रहते हैं। फिर सभी मिलकर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और एक दिन पार्थी अपनी फैमिली को हाइना से मिलवाने ले जाता है। दरअसल पार्थी को जानवर से काफी लगाव होता है और उसने हाइना को अपनी लाड़ प्यार से पालतू बना लिया था जिससे उसकी फैमिली हाइना को टच कर पा रही थी। यहाँ पार्थी हाइना का एक नाम भी रखता है, लवड़ा। जिसके बाद हमें फिर से उन 5 गुंडों को दिखाया जाता है और वो गुंडे पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं क्योंकि किसी ने उनकी पुलिस में खबर कर दी थी। फिर तभी उनके पास उनके बॉस का फोन आता है और उस बॉस का कहना था कि वो कुछ दिन तक अंडरग्राउंड हो जाएं जब तक माहौल ठंडा ना हो जाए। फिर उन गुंडों का बॉस से कहना था कि उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है और वो बिना पैसों के कैसे रह पाएंगे। जिस पर उनका बॉस कहता है तुम लोग कुछ भी करो छुप कर रहने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो फोन कट कर देता है और दूसरी तरफ पार्थी अपने बच्चों को एक सीरियल किलर वाली कहानी सुनाता है। वो बताता है तुम कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो लेकिन कानून को हाथ में मत लेना। यहाँ पार्थी की पत्नी सत्या पार्थी को ऐसी कहानी बच्चों को सुनाने के लिए मना करती है क्योंकि बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। और दूसरी तरफ वो 5 गुंडे रहने के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये होता है दुकानों पर जाकर उन्हें धमकाकर पैसे हासिल किए जाएं। मगर ये आइडिया पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था क्योंकि दुकानदारों के पास पैसे ही नहीं थे और यहीं उस सीरियल किलर के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी और वो एक पत्थर की मदद से एक कार वाले का एक्सीडेंट कर देता है और उस कार में एक डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर से वो गुंडा उसका ATM पिन मांगता है लेकिन वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता जिसके चलते वो गुंडा डॉक्टर को गन से शूट कर देता है कि तभी वहाँ पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। फिर वो सबूत मिटाने के लिए अब डॉक्टर को कार समेत खाई में फेंक देते हैं जिससे लगे ये एक एक्सीडेंट था। अब अगले दिन हमें जोशी और पार्थी को दिखाया जाता है और साथ में बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी जोशी के पास एक कॉल आता है और उस कॉल से मालूम चलता है वो डॉक्टर एक एक्सीडेंट में मारा गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जोशी को बताया जाता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था क्योंकि पोस्टमार्टम करने के दौरान मालूम चलता है उस डॉक्टर की गोली मारकर पहले हत्या की गई थी। उसके बाद उसकी कार को खाई में धकेल दिया गया था जिससे लगे ये एक एक्सीडेंट था। पार्थी का जोशी से कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ आकर कोई किसी को क्यों मार सकता है। और वो ये भी बताता है मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और ऐसा हादसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिर जोशी पार्थी को बताता है हमें भी कुछ ऐसा ही लगा था क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने कलेक्टर को मार दिया था और हमने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट
टाइम था और आज भी ऐसा ही केस हुआ है। शायद हो सकता है वो गुंडे यहाँ खुले घूम रहे हों। जिसके बाद पार्थी को अपने कैफे में दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी चिंटू के साथ होता है और उसकी एक वर्कर भी होती है और रात के 11 बज रहे होते हैं और वो कैफे के बाहर क्लोजिंग टैग लगा देते हैं जिससे लगे कॉफी कैफे बंद हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सीरियल किलर आ जाता है और पार्थी को चॉकलेट कॉफी लाने को बोलता है। यह पार्थी उससे कहता है कॉफी कैफे तो बंद हो चुका है और तुम यहाँ से जाओ, मगर वो जाने वालों में से नहीं था। फिर पार्थी देखता है उसकी पैंट में गन लगी हुई थी जिससे वो समझ जाता है वो एक गुंडा है कि तभी वहाँ पर पार्थी की एक लड़की वर्कर आ जाती है और उसे वो गुंडा गन पॉइंट पर रख लेता है और पार्थी को चॉकलेट कॉफी लाने को बोलता है। फिर वो उस लड़की के साथ बदसलूकी करने लगता है और ये सब पार्थी भी देख रहा होता है बट वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाकी के और गुंडे आ जाते हैं और पार्थी से पैसे लेकर उस सीरियल किलर से चलने को बोलते हैं। मगर उस सीरियल किलर का कहना था कि हम सबकी इसके सीसीटीवी कैमरास में फोटो छप चुकी है और हमें उनको डिलीट करना होगा और साथ में इन सभी को भी मारना होगा। अब वो गुंडे सीसीटीवी के फोटोज को डिलीट करने जा रहे होते हैं कि तभी पार्थी अपने खूंखार वाले रूप में आ जाता है और सबकी धुलाई करने लग जाता है। फिर वो सीरियल किलर उसकी बच्ची को मारने आगे बढ़ता है तो पार्थी इंटेंस लुक में आकर गन से पांचों के पांचों गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आ रहा था उसने ये काम बिल्कुल परफेक्ट वे में कैसे किया था। वो तो एक सिंपल सा आदमी था, उसे गन कैसे चलाना आ गया। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और पार्थी को खून के इल्जाम में पकड़ ले जाती है। फिर ये केस कोर्ट में भी चला जाता है जहाँ जज का कहना था कि पार्थी को आम लोगों से गन शूट के मामले में कंपेयर किया जाए और उसी के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जिसके बाद कुछ आम लोगों को गन से निशाना लगाने को बुलाया जाता है और एक एक करके गन से टारगेट पर निशाना लगवाते हैं, मगर उन लोगों का निशाना टारगेट पर नहीं लगता और पार्थी का हर एक निशाना टारगेट पर ही जाकर लगता है। या पार्थी को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो ये सब कैसे कर रहा था। अब कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है या पार्थी ने जिन लोगों को मारा था वो सब उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। अगर वो खूनी होता तो वो हाइना के हमले से शिमला में लोगों को क्यों बचाता। और ये बात जज को काफी अच्छी लगी थी जिसकी वजह से पार्थी को रिहा कर दिया जाता है। अब पार्थी घर के लिए निकल रहा होता है तो रास्ते में मीडिया मिलती है और उसकी फोटोज लेने लगती है और ये फोटोज पार्थी की मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इससे अंडरवर्ल्ड के गुंडों को मालूम चल जाता है और वो अपने लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं पार्थी को मारने। और दूसरी तरफ एक आदमी पार्थी का फोटो लेकर एक बड़े गुंडे हैरोल्ड दास के पास जाता है। वो कहता है बॉस ये अभी जिंदा है। अब हैरोल्ड एक पुरानी तस्वीर मंगाता है और उस तस्वीर को उस फोटो से मैच करता है और उसे मालूम चलता है ये लियो है और उसका ये भी कहना था साला बच गया। अब हैरोल्ड पार्थी की फोटो लेकर अपने बड़े बॉस एंथनी दास के पास जाता है या एंथनी संजय दत्त होता है। पर एंथनी फोटो को देखकर काफी शौक में पड़ जाता है। एंथनी का हैरोल्ड से कहना था अगर वो पार्थी है तो उसके लिए 4 ही आदमी काफी हैं, अगर वो लियो है तो 400 लोग भी कम हैं उसे मारने के लिए। अब एंथनी अपने साथियों को लेकर पार्थी को मारने निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ पार्थी डर के मारे घर से ही निकलना बंद कर देता है और अपने कैफे को भी नहीं खोलता और साथ ही अपने दोनों बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने देता और रात भर जाग जाग कर उनकी हिफाजत करता है। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन पार्थी अपनी पूरी फैमिली को लेकर बाजार जाता है कि तभी पार्थी के पास जोशी का फोन आता है। वो बताता है तुम्हें मारने के लिए अंडरवर्ल्ड से कुछ गुंडे आए हैं, जरा तुम संभल कर रहना। और ये गुंडे एंथनी दास के नहीं थे, ये गुंडे उन 5 मरने वाले गुंडों के साथी थे। फिर अचानक से पार्थी पर कुछ गुंडे जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पार्थी किसी तरह से अपनी फैमिली को उन गुंडे से बचा लेता है और थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट भी लिखवाने जाता है और साथ में इंस्पेक्टर से अपने लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है। लेकिन वो इंस्पेक्टर पार्थी का मजाक बनाता है। फिर पार्थी गुस्से में आकर इंस्पेक्टर पर हाथ उठा देता है। अब जोशी आकर पार्थी को संभालता है। जोशी का पार्थी से कहना था कि तुम्हें कोई क्यों प्रोटेक्शन देगा और तुम्हें किसी ने उन गुंडों से लड़ते नहीं देखा और ना ही तुम पर कोई चाकू का निशान है जिससे तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल सके। यह पार्थी को एक आइडिया आता है, उनको शरीर पर लगा प्रूफ ही चाहिए ना, तो वो जोशी से एक हथौड़े की मदद से अपने ऊपर हमला करने की बोलता है और जोशी ऐसा ही करता है। अब पार्थी को जोशी की मदद से पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है और एक नेपोलियन नाम का पुलिस ऑफिसर उनकी प्रोटेक्शन के लिए दे दिया जाता है, जिसके चलते अब पार्थी अपने कैफे को भी चालू कर लेता है। फिर अगले दिन एंथनी दास पार्थी के कैफे आता है और पार्थी से लियो कहकर बोलता है। यह पार्थी कहता है कौन लियो, मैं तो पार्थी हूँ, आप जिसे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। एंथनी पार्थी को एक सिगरेट का बॉक्स भी दिखाता है और वो बोलता है याद आया कुछ, इसे देखकर, इसे तुम ही बनाया करते थे और तुम्हारी एक टोमेको की फैक्ट्री थी। लेकिन पार्थी साफ साफ मना कर देता है, वो लियो नहीं है। अब एंथनी जाते जाते बोल कर जाता है मैं तुम्हें याद दिलाकर रहूंगा, तुम ही लियो हो। जिसके चलते पार्थी अपने दोस्त जोशी के पास जाता है और उसे एंथनी वाली सारी बात बता देता है। अब जोशी एंथनी के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। वो बताता है एंथनी दास
एक टोबैको की फैक्ट्री चलाता है और उसका छोटा भाई हैरोल्ड दास ड्रग्स का कारोबार चलाता है। लेकिन हमें लियो के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कौन है, उसका पास्ट क्या था। अब दूसरी तरफ कुछ गुंडे बाजार से पार्थी की फैमिली को मारने वाले थे कि तभी वहाँ एंथनी दास आकर पार्थी की फैमिली को उन गुंडों से बचा लेता है और उन गुंडों को उसकी फैमिली के सामने बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर एंथनी का पार्थी की पत्नी सत्या से कहना था कि तुम मेरी बहू हो और तुम्हारी छोटी बेटी मेरी पोती है और पार्थी मेरा बेटा है। और तुम्हें एक सच बताऊं, वो पार्थी नहीं है, वो लियो है और उसने कितनों की जान ली है। वो एक खूनी दरिंदा है। ये सुनने के बाद सत्या अपने बच्चों को लेकर निकल जाती है और एंथनी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। अब सत्या घर पहुंचकर पार्थी को कॉल करके बताती है। वो बताती है एंथनी हमारे घर तक पहुंच गया है और वो बाहर ही खड़ा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। पार्थी सत्या से घर को अंदर से लॉक करने की बोलता है। वो ये भी कहता है वो अभी घर पहुंच रहा है और अपने बेटे सिद्धू को कॉल करके बोलता है कि वो स्कूल से जाए और अपना भाला साथ ले जाए और घर पर उसे कोई भी दिखे उस पर हमला कर दे। यहाँ सिद्धू जो है भाला चलाने में एक्सपर्ट होता है। अब सिद्धू भी घर पहुंच जाता है पीछे वाले गेट के थ्रू। अब अंदर से भाला लेकर तैयार रहता है हमला करने के लिए कि तभी पार्थी भी वहाँ पहुंच जाता है और दरवाजा खोल कर आने की कोशिश करता है कि सिद्धू अपने भाले से पार्थी पर अटैक कर देता है, मगर पार्थी बच जाता है। यहाँ सिद्धू को लगा था कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पार्थी ने भी कहा था जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो उस पर हमला कर दे, मगर एंथनी तो यहाँ से पहले ही जा चुका था। इसके बाद पार्थी नेपोलियन पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे घर की हिफाजत के लिए रखा गया था और वो उस वक्त बाहर था। अब पार्थी कुछ हथियार बनाने की कोशिश करता है जैसे नुकीले चाकू, तलवार और भी कुछ, और ये सब पार्थी क्यों बना रहा था मालूम नहीं, मगर कहानी के आगे सब कुछ मालूम चल जाएगा। अब एक रात पार्थी की पत्नी सत्या को ख्याल आता है कि उसका पति एक खूनी है और वो पार्थी को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि एंथनी ने उससे ऐसा कहा था। अब पार्थी की पत्नी पार्थी पर शक करने लगी थी और पार्थी के दोस्त जोशी के साथ मिलकर पार्थी के पास्ट के बारे में जानना शुरू कर देती है और एक एक रात घर भी नहीं आती। यह पार्थी को समझ आने लगा था कि उसकी बीवी उस पर शक करने लगी है कि वो पार्थी नहीं लियो है। अब जोशी को मालूम चलता है लियो का दोस्त जेल में है और उसी से मालूम चल सकता है लियो कौन है। अब जोशी निकल पड़ता है उस जेल के लिए और वहाँ उस कैदी को कुछ दिनों में फांसी दी जाने वाली थी। अब जोशी को उस कैदी से मालूम चलता है एक ऐसा सच जो आपको हिलाकर रख देगा। वो बताता है आंध्र प्रदेश में सन 1999 में एंथनी दास की एक तंबाकू की कंपनी हुआ करती थी और उसका एक भाई भी था हैरोल्ड दास। ये दोनों मिलकर तंबाकू की कंपनी को चलाया करते थे और इस कंपनी की आड़ में रहकर ये लोग काले धंधे करने लगे। और एक दिन एंथनी दास के छोटे भाई हैरोल्ड को एक ऐसा ड्रग मिला जिसके लिए लोग पागल होने लगे और इस ड्रग का नाम था धतूरा और इससे ये लोग बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। यहाँ एंथनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जानवरों की बलि देने लगा क्योंकि उसको बताया जाता था एक पंडित के थ्रू कि जानवरों की बलि देने से कारोबार अच्छा चलता है। और ऐसे करते करते एंथनी एक दिन नरों की बलि देने लगा, मतलब कि लोगों की जान लेने लगा। एक दिन एंथनी को मालूम चलता है उसके माल को पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है, इसलिए एंथनी कहता है ग्राउंड लेवल को संभालने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हैरोल्ड दास एंथनी से कहता है ये काम लियो को सौंप दिया जाए। यहाँ लियो जो है वो एंथनी का बेटा लियो दास होता है और यहाँ लियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो मारने से किसी को भी नहीं बख्शता। अब लियो वहाँ जाकर अपने माल को पुलिस वालों से छुड़वा लेता है। यहाँ लियो के बदौलत ही ये कारोबार आगे बढ़ा था। और यहाँ लियो की एक जुड़वा बहन भी होती है अलीशा। ये दोनों मिलकर काम को अंजाम देते हैं। अब एंथनी को ऐसे आदमी की कुंडली की जरूरत थी जिसे मारकर उसका कारोबार अच्छा चलने लगे। अब एंथनी अपने पंडित को ऐसे आदमी की तलाश के लिए बोलता है, फिर पंडित ऐसी कुंडली का आदमी ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ एंथनी ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन करने लगा था। एक दिन वो पंडित कुंडली ले आता है और वो कुंडली और किसी की नहीं होती बल्कि एंथनी के बेटे लियो और उसकी बेटी एलिसा की होती है। ये देखकर एंथनी के होश उड़ जाते हैं, मगर एंथनी को ये कारोबार आगे बढ़ाना था, इसलिए वो लियो की जगह अपनी बेटी एलिसा की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। यह लियो फिर अपने चाचा और पिता से नफरत करने लग जाता है और इस कारोबार को आग लगाने की बोलता है। अब लियो एलिसा को बचाने की कोशिश करता है और सारी फैक्ट्री में आग लगा देता है, लेकिन आखिर में लियो का चाचा हैरोल्ड एलिसा को मार देता है और पीछे से एंथनी लियो को गन से शूट करके मार देता है, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। अब जेल में जोशी उस कैदी को पार्थी की फोटो दिखाकर पूछता है ये बताओ इस फोटो में ये लियो ही है ना? यहाँ वो कैदी मना करते हुए कहता है ये वो आदमी नहीं है, ये तो और कोई है। अब जोशी और सत्या को यकीन हो जाता है पार्थी लियो नहीं है। जिसके बाद एंथनी पार्थी के घर के बाहर आ जाता है और उससे कहता है तू मेरे पास नहीं आया जिससे मैं यहाँ आ गया, और जब तक तू कबूल नहीं कर लेगा कि तू पार्थी नहीं लियो है और जब तक मैं तुम्हारे बेटे को लेकर जा रहा हूँ, और आकर कबूल कर लेना तुम लियो हो और अपने बेटे को ले जाना। अब पार्थी अपनी बाइक उठाकर अपने साथ
साथ नेपोलियन को भी ले जाता है और यहाँ पर एंथनी और पार्थी के बीच तगड़ा वाला एक्शन होता है। यह पार्थी एंथनी दास को बड़ी बेरहमी से मार देता है, लेकिन पार्थी का बेटा वहाँ नहीं था, उसे हैरोल्ड दास ले गया था। अब एंथनी मरते मरते पार्थी से पूछता है, अब तो तुम बता दो तुम लियो हो, लेकिन वो फिर भी नहीं बताता। वो कहता है मैं पार्थी हूँ। अब हैरोल्ड का पार्थी के पास फोन आता है। वो कहता है मेरे भाई एंथनी को लेकर आओ और अपने बेटे सिद्धू को आकर ले जाओ। इसलिए पार्थी पहुंच जाता है हैरोल्ड दास के पास अपने बेटे को बचाने, मगर हैरोल्ड दास पार्थी की फैमिली का सहारा लेकर मतलब कि उनके पास गुंडे भेजकर पार्थी से उगलवाता है कि वो ही लियो है। या पार्थी फिर भी नहीं बताता। वो हैरोल्ड के सामने गिड़गड़ाता है और कहता है मेरी फैमिली को छोड़ दो, लेकिन दूसरी तरफ वो गुंडे एक एक करके मारे जा रहे थे, क्योंकि पार्थी ने अपने घर के अगल बगल में जाल बिछा रखा होता है और वहीं जोशी भी था, वो भी उन गुंडों को छुपके मार रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गुंडे घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नेपोलियन था और वो कुछ गुंडों को मार देता है। लेकिन एक आदमी बचकर सत्या के रूम में चले जाता है। तभी उस आदमी के पास हैरोल्ड का फोन आता है। वो कहता है उसकी फैमिली को मारा कि नहीं। वो आदमी बताता है कि पार्थी बहुत चालाक आदमी है, उसने चारों तरफ जाल बिछा रखा है और बस मैं ही बचा हूँ, सारे आदमी मारे गए हैं और मैं उसकी फैमिली के पास ही हूँ। अब हैरोल्ड उस आदमी से फोन को स्पीकर पर डालने की बोलता है, जिससे उन्हें भी मालूम चल सके पार्थी लियो है। लेकिन तभी पार्थी हैरोल्ड के फोन पर बोलता है ए लवड़ा। लवड़ा बोलते ही वहाँ हाइना आ जाता है। हाइना उसने पाल कर रखा था, जिसके बाद हाइना उस आदमी को मार डालता है। अब दूसरी तरफ हैरोल्ड दास का एक चील उड़कर आता है और पार्थी को बड़ी गौर से देखता है, जिससे हैरोल्ड समझ जाता है शायद ये लियो ही है। अब हैरोल्ड पार्थी को मारने के लिए अपने गुंडों से बोल देता है। यह पार्थी अपने अंदाज में सभी को मार गिराता है और हैरोल्ड दास से भी हाथापाई होती है, लेकिन आखिर में हैरोल्ड को पार्थी गन से शूट कर देता है और मरते मरते हैरोल्ड पूछ लेता है अब तो बता दे तू ही लियो है। यह लियो आखिर में अपना खुलासा कर ही देता है। वो बताता है मैं लियो ही हूँ। यह पार्थी ने जब एंथनी को मारा था तब पार्थी ने उसको भी बता दिया था वो ही लियो है। इसके बाद लियो धतूरे की पूरी फैक्ट्री को जला देता है। अब फिल्म खत्म होने को होती है कि तभी लियो के पास किसी गैंगस्टर का फोन आता है। वो कहता है एक धतूरे की फैक्ट्री को जलाकर तुम इस काम को नहीं रोक सकते। यहाँ पर सीधा सीधा इशारा किया गया है लियो पार्ट 2 के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? मेक श्योर काफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई फिल्म के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।